जबरदस्त किस्म का मैच, जिस तरह का पाक भारत मैच होना चाहिए उसी तरह का मैच हुआ है। मोहम्मद नवाज और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ना होती, ये फतह भी हमसे दूर रहती। इंडियन साबिक क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम उस कैपेसिटी की टीम है कि ये इंडिया को दोबारा से इस मैच में शिकस्त दे सकती है। मोहम्मद नवाज की जितनी तारीफ की जाए वो कम इसलिए कि गालिबन 20 बॉल पे उन्होंने 40 के करीब रन बनाए। नवाज ने आके प्रेशर रिलीज किया और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को भी दाद दीजिए कि उन्होंने नवाज को तीनों फॉर्मेट के अंदर शामिल किया है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इसी तरह के होते हैं, यहाँ पर स्किल्स से ज्यादा आपके नर्व्स काम करते हैं। पहले मैच में इंडिया ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। देखिए दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती नहीं है, इसलिए जो अननोन कॉमोडिटी फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला खुश तो बहुत होंगे क्योंकि खुशी की बात है, और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है और एक बार फिर से नेल बाइटिंग मैच, जबरदस्त किस्म का मैच, जिस तरह का पाक भारत मैच होना चाहिए उसी तरह का मैच हुआ। इससे पहले वाला जो मैच था वो भी आखिरी ओवर तक गया, और ये कह लें तो गलत नहीं होगा कि आखिरी गेंद तक गया। इस दफा का मैच भी आखिरी ओवर तक गया और आखिरी ओवर तक किसी को यह नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा या फिर भारत जीतेगा। 2 बॉलों पर 2 रन चाहिए थे। उसके बाद जनाब चौका तो खैर नहीं लगा, लेकिन आखिरी बॉल पर 2 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। इस जीत को पाकिस्तान की बहुत जरूरत, आप यकीन जानिए, पाकिस्तान को इस जीत की काफी ज्यादा जरूरत थी। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाने के लिए वैसे भी बहुत कम चीजें होती हैं, लेकिन जनाब आज कुछ पोस्टमार्टम करेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। जीत बहुत सारी खामियों पर पर्दा डाल देती है, खामियों को पीछे छोड़ देती है। जीत को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जनाब अभी हमने एशिया कप लिफ्ट नहीं किया है, अभी हमने एशिया कप नहीं उठाया। हो सकता है भारत से हमारा मुकाबला दोबारा से हो और हो सकता है वो फाइनल में हो, तो क्या दोबारा से हम वो गलतियां दोहराएंगे? आज जिस तरह से इंतहा से ज्यादा खराब फील्डिंग देखने में आई, 10 वाइड बॉल पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से की गई, जिस तरह से मोहम्मद नवाज ने शानदार बैटिंग की। अगर मोहम्मद नवाज और रिजवान की पार्टनरशिप ना होती, अगर वो दोनों अच्छी तरीके से ना खेलते, तो यकीन जानिए ये जीत भी हमसे दूर ही रहती है। तो हमें बात करनी चाहिए, जरूर बात करनी चाहिए, फखर जमान की कारकर्दगी पर जरूर बात करनी चाहिए। जनाब फखर जमान ने फिर से शानदार खेल का मुजाहरा नहीं किया, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं कौम की जानिब से। जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, जिस तरह के हमने 2017 में जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उनको बैटिंग करते हुए देखा था, जिन्होंने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया था, वो थे और मोहम्मद आमिर थे। इन्होंने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया था, लेकिन वो फखर जमान शायद कहीं खो से गए हैं। लास्ट मैच जो मुझे याद पड़ता है कि फखर जमान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, T20 वर्ल्ड कप का गालिबन सेमीफाइनल था, और वो मैच में पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। लेकिन क्यों फखर जमान का बल्ला खामोश है और फिर उनको बहुत ज्यादा मौके भी दिए जा रहे हैं? जनाब आज इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। खुशदिल शाह, जबरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की। एजाज वसीम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको। वैसे तो ये मुबारकबाद देने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन आज शानदार खेल, बहुत जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया। लेकिन इस खेल में, शानदार खेल में, हमारी जो खामियां थी वो भी निकलकर सामने आई। अगर मोहम्मद नवाज और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ना होती तो जनाब ये फतह भी हमसे दूर रहती। क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान की टीम ने आज का जो मैच जीता है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज का जो बैटिंग ट्रैक था उससे ये बज़ाहिर वाज़ेह दिखाई रहा था कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन ज्यादा है। अभी भी विकेट पर शादाब मौजूद थे जब इफ्तिखार ने आके पाकिस्तान को जितवाया है, तो एक ऐसा बैटिंग ट्रैक था, इसके ऊपर 200 का रन भी होता तो वो चेज हो जाता। जहां तक आप खामियों की बात करें तो कप्तान बाबर आजम, तीसरा इस एशिया कप में मैच है कि वो उनसे स्कोर नहीं हो पा रहा, जिससे नीचे वाले बैटर्स के ऊपर प्रेशर बनता है। लेकिन ये चीज एक्सपेक्टेड थी। मैं क्योंकि यहाँ दुबई स्टेडियम में मौजूद हूँ, हमने पिछले 3-4 दिन पाकिस्तानी टीम के ट्रेनिंग सेशन भी कवर किए, और जिस तरीके से हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान ने कम बैक किया था, तो इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम उस कैपेसिटी की टीम है कि ये इंडिया को दोबारा से इस मैच में शिकस्त दे सकती है। अच्छा। लेकिन जीत का क्रेडिट जो आता है वो रिजवान को जाता है कि वो फील्डिंग में थोड़ा इंजर्ड भी हो गए थे, उसके बावजूद वो डट के खेलते रहे
और पाकिस्तानी टीम की आज यहाँ जो दुबई स्टेडियम है, और नवाज को भी प्रमोट किया गया। नवाज इस नंबर पर बैटिंग नहीं करते, चौथे नंबर पर, लेकिन उनको चौथे नंबर पर प्रमोट किया गया। एक अच्छा किस्म का एक बोल्ड स्टेप था और वो बोल्ड स्टेप काम कर गया। उन्होंने शानदार, अच्छा मोहम्मद नवाज की जितनी तारीफ की जाए वो कम इसलिए है कि गालिबन 20 बॉल पे उन्होंने 40 के करीब रन बनाए, और जनाब वो जो रन थे वो मोहम्मद रिजवान के लिए भी वैल्यूएबल साबित हुए, क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर थोड़ा हटा। बिल्कुल, नवाज ने आके प्रेशर रिलीज किया। और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को भी दाद दीजिए कि उन्होंने नवाज को तीनों फॉर्मेट के अंदर शामिल किया है। नवाज पिछले कई अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से 7 साल से अच्छा ठीक है, अगर आप मेरे साथ मौजूद रहे, जनाब हारून रशीद साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया है, उनसे करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी और ये बड़ा जबरदस्त, इससे अच्छी फीलिंग गालिबन होती नहीं है। और पाकिस्तानी टीम ने जमकर फाइट की। अभी कुछ खामियों की भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल कैसे देखते हैं आप कारकर्दगी को? नहीं, आई थिंक सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद, खास तौर पर टीम मैनेजमेंट और जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी जहाँ पेशानी के साथ मुकाबला किया और बहुत ही अच्छा ये विक्ट्री है। और साथ साथ पूरी कौम को भी मुबारक। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इसी तरह के होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्किल से ज्यादा आपके नर्व्स काम करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि दोनों ही तरफ से नर्व्स दिखाए गए। अगर आप टाइम ओवर्स में देखेंगे तो जो फील्डिंग का मयार था ना पाकिस्तान की तरफ से अच्छा हुआ, आखिरी 2 बॉलों पर जो फखर जमान से मिस्टेक्स हुई। और इसी तरह अगर आप हर्षदीप को देखें तो उसने जिस किस्म का कैच छोड़ा वो भी वो नर्व्स का ही खेल था। तो ये पाकिस्तान ने इन दी एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस शो किया और उन्होंने बताया कि वो अच्छी टीम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी ऐसी सिचुएशन में हो तो निकल सकते हैं। और खास तौर पर नवाज ने तो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। मेरे नजदीक तो मैन ऑफ द मैच तो मोहम्मद नवाज। आपको लगता है नवाज को चौथे नंबर पर परमानेंटली खिलाना चाहिए? हमने देखा जनाब भारत ने भी इस तरह का एक एडवेंचर किया था और वो कामयाब हुआ। नहीं होता, ऐसे नहीं है। देखें, होता ये है कि आपको सिचुएशन को देख के एक चीज करनी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त आस्किंग रेट बहुत बढ़ गया हुआ था। तो आपको कोई ऐसे प्लेयर को भेजना था जिसको जाके हिट मारनी। और आई थिंक लोगों को नहीं पता कि नवाज बहुत ही अच्छा हिटर भी है और बड़ी अच्छी बैटिंग भी करता है और उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। 224 से ज्यादा स्ट्राइक रेट पे उस वक्त पाकिस्तान को जरूरत थी। बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन से इंडिया की बॉलिंग जो है वो डिस्टर्ब हुई, क्योंकि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही फॉर्मूला पहले मैच में इंडिया ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था। उन्होंने भी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन किया और उन्होंने हमारे बॉलर्स को इस तरह से खराब किया था। बिल्कुल जी 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 एग्जैक्टली। तो सर अब अगर हम बात करें सर फखर जमान की, अब मेरे पास उनके कुछ स्टेटिस्टिक्स रखे हुए हैं जो मैंने अभी अपनी इंट्रो में भी बोला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 55 रन बनाए थे। ये T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, पाकिस्तान वो मैच हार गया था। लेकिन सर मैं अगर लास्ट 10-12 बारियों की बात भी करूं ना, तो उसमें सर 2 या 3 50s हैं, और एक है हांगकांग के खिलाफ, एक है बांग्लादेश के खिलाफ और एक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। सर ये फखर जमान को क्या हो गया? हम तो ये 2017 में जो इनिंग्स देखी थी वो तो दोबारा हुई नहीं कभी उनसे। देखिए, ऐसे नहीं होता ये है कि जब आप नया एंटर होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको बहुत सारी ऑपोजिशन ने नहीं देखा हुआ होता, इसलिए आप शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा जैसे आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी में तो पहली मरतबा खेले थे तो किसी ने भी उनको नहीं देखा हुआ था। और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मैचेस होंगे, देखें दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती नहीं है, इसलिए जो अननोन कॉमोडिटी फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आज आपने नवाज को देखा। सो जहाँ तक आप फखर जमान की बात कर रहे हैं, मेरे अपने नजदीक फखर जमान इज बेटर सूटेड टू ओपन द इनिंग। आप देखेंगे जब से ओपनिंग पार्टनरशिप जब से वो लोग अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं तो फखर जमान को नंबर 3 पे ले आए हैं। ठीक है, उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं ऊपर से, तो ये चीजें अप एंड डाउन होते रहते हैं, आपको बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन आई वुड स्टिल से कि फखर जमान T20 के लिए आपके लिए सर आसिफ की आप देख रहे हैं कि पोजीशन सही है इस वक्त खेलने वाली? क्योंकि मैं वसीम अकरम का भी बयान देख रहा था, उन्होंने ये बात बोली कि जनाब आसिफ को थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए, उसको हालात आखिरी के 2-3 ओवर्स मिलते हैं। और उन्होंने अपना एक बयान दिया था कि मैं दिन में 150 छक्के मारता हूं। तो जिसके पास इतना टैलेंट हो, इतनी कैपेसिटी हो, इतनी स्ट्रेंथ हो, उसको 12वें 13वें ओवर से आपको उतारना चाहिए ग्राउंड में। देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ये जरूर मैं ये बताना चलूं कि जहां तक आसिफ हैं, खुशदिल शाह हैं या इफ्तिखार हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो ज्यादातर छक्के मारते हैं और बाद में 2-3 डॉट बॉल खेल जाते हैं। तो मेरे अपने नजदीक जब आप इनको ऊपर लेकर आएंगे
तो ऊपर से तो छक्के एकदम से हर बॉल पे तो नहीं लगेंगे हर बॉल पे नहीं तो लगते, नीचे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें 1 से 2 ओवर रह जाए तो आपको और काम ही नहीं है, आपने हिट ही मारनी है। और यही आपने देखा कि आसिफ ने जब भी उसको शॉर्टर वर्जन यानी नीचे उसको जाके जब बैटिंग मिली है 2 से 3 ओवर्स में, तो उसने अपना इम्पैक्ट शो किया है। और आई थिंक दोनों में जो टीमों का फर्क आप सबसे बड़ा ये देखेंगे, पाकिस्तान अगर वापस टीम में कम बैक किया है ना, तो पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ बॉलिंग की, बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। और वो उनका कॉन्फिडेंस सर अलग था। वो आप देखें, वो हर बॉल पे चौका लगा रहे थे, पहली बॉल पे, हर ओवर की पहली बॉल पे चौका लगाने की कोशिश कर रहे थे। जिस किस्म का स्टार्ट इंडिया को मिला था, इंडिया को आज 200 से ज्यादा रन करने चाहिए। जी जी जी, ठीक है ना। तो आई थिंक उसमें क्रेडिट देना चाहिए आपके पाकिस्तानी दोनों स्पिनर्स को, और खास तौर पर आखिर में जो स्पेल किया हारिस रऊफ ने, आई थिंक दैट वाज आउट। हारिस रऊफ का आखिरी ओवर आउटस्टैंडिंग था सर। वो अगर 2 चौके नहीं पड़ते, वही 10 से 12 रन जो हैं, ये 15 रन, वही तो आपको मैच जिता गए। वो डिसाइसिव थे, बिल्कुल। हाँ, मेरे अपने नजदीक जो नवाज का स्पेल था आउटस्टैंडिंग, शादाब ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उनकी जो बैटिंग जो स्ट्रेंथ थी उसको काफी हद तक इन्होंने चेक में रखा, और वो आजादाना तौर पर रन नहीं कर सके और पाकिस्तानी विकेट लेते रहे, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो ज्यादा रन नहीं कर सका। अगर आज आप देखें कि पाकिस्तान के पास विकेट इन हैंड है स्टिल, आपने 3 विकेट 2 या 4 विकेट आपने गंवाए, लेकिन आपके विकेट इन हैंड है, तो आपके पास कोई इस चीज का 2 विकेट हमारे जल्दी गिर चुकी थी। एक तो बाबर आजम जल्दी चले गए थे, और उसके बाद फखर जमान भी जल्दी चले गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई, और जाहिर सी बात है पार्टनरशिप की जरूरत थी और साथ साथ हिटिंग की भी जरूरत थी। 2 विकेट गिरी नहीं थी, तो आई थिंक ये एडवांटेज तो पाकिस्तान को मिल रहा था ना। अच्छा सर, थोड़ी सी अगर बॉलिंग की बात की जाए, हसनैन की बॉलिंग को आप कैसे देख रहे हैं सर? आपको लग रहा है कि इस वक्त वो इस कदर अच्छे बॉलर बन चुके हैं कि उनको इतने हाई क्वालिटी किस्म के, या आप समझ लें कि इतने टेंस किस्म के मैच में खिलाना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। देखें, मसला ये है कि अभी तो उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला नहीं है, उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। आई थिंक ये लकीली ये चीज आई थिंक कह लें कि मैं खैर ये तो नहीं कह सकता कि शाहीन आफरीदी के अनफिट होने के बाद, इस तरह शाहनवाज दानी के अनफिट होने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ आपको शो करना होता है। लेकिन मैं ये यहाँ भी जरूर ये कहूंगा कि जो आज की पिच और जो पहला मैच इंडिया के खिलाफ हुआ था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। पहले मैच में फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, पिच बॉल बल्ले में भी नहीं आ रही थी, बहुत फ्लैट, आज फ्लैट पिच थी, जिसकी वजह से आप जो है इंडिया के तो बॉलर्स आपके साथ कुछ भी नहीं लग रहे थे। ठीक है, सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भट्ट साहब, थैंक यू सो, बहुत मुबारक हो सर आपको, पाकिस्तान ने मैच जीता है, पूरी कौम को मुबारकबाद हो। क्या कहेंगे इस जीत पर? फिर कुछ और भी बात करेंगे। पहले तो जैसे आपने कहा, आपको और तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आउटस्टैंडिंग विक्ट्री है और बड़ी जबरदस्त स्टेज है, और क्रेडिट जाता है रिजवान को, और जिसका नवाज जो है उसने आके अटैकिंग इनिंग्स खेली है, और जिसने भी उसको प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में, उसका बिग थैंक यू। क्योंकि मोहम्मद नवाज की वजह शोहरत टीम में आने से पहले उनकी बैटिंग थी। वो डोमेस्टिक में बैटिंग करके बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम में आए थे, और पाकिस्तान टीम ने 4 साल लगा दिए उनको कहीं बारी देते। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज वो जब चले हैं, मुझे तो ये डर है आपको ये ना कह दे कि जी हमने इस दिन के लिए छुपाया हुआ था उन्हें। तो आई थिंक इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। और आप सोचें अगर आज वो नहीं चलते तो उनका कैरियर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर आगे फिर बॉलिंग पे फोकस उनका समझ जाता। देखिए, बॉलिंग पे तो वो अच्छा कर ही है, लेकिन ही हैज ऑल हिज लाइफ बीन अ टॉप ऑर्डर बैटर फॉर नेशनल बैंक, क्योंकि मैं भी नेशनल बैंक से खेला हूँ। ये वहां से रन करके आए हैं पाकिस्तान की टीम में। अनफॉर्चुनेटली कभी इधर मौका नहीं मिला, लेकिन लूज शॉट नहीं थे। आप तो खुद मायनाज बल्लेबाज रहे हैं, और लूज शॉट नहीं थे, जितने भी थे प्रॉपर शॉट्स थे, जबरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की है, जो कि T20 में होती है। जी बिल्कुल। देखिए, बैट्समैन जो है उसका और एक हिटर का फर्क है कि वो लेस रिस्क के अंदर आपको रन करके देता है, हाई रिस्क ऑप्शन को कम लेता है, इसीलिए वो स्पेशलिस्ट होता है। तो जो हिटर या स्लॉगर है उसको हिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिस्की क्रिकेट खेलता है। ये दोनों डिफरेंट रोल्स हैं। हम लोगों ने पावर हिटिंग को मिक्स कर दिया प्रॉपर बैटिंग से। प्रॉपर बैट्समैन के पास इतनी ऑप्शंस होती हैं कि उसको स्लॉगिंग नहीं करनी पड़ती, और ये आज आपको नवाज ने दिखाया। और हमें स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए हैं। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें स्पेशलिस्ट बैट्समैनों को ऊपर खिलाना होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात हमारे पास एक तो प्रॉब्लम ये भी आ रही है ना कि हम जो फोकस कर रहे हैं वो ज्यादातर ऑलराउंडर्स की तरफ कर रहे हैं। अगर हम इसको बैटिंग लाइनअप को देखें तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर बल्लेबाज जैसे आप कहते हैं ना बैटिंग स्ट्रेंथ वाला, जिसके पास तमाम किस्म के शॉट्स हो, वैरायटी हो, वेरिएशंस हो, वो नहीं नजर आएगा। इवन फखर जमान के पास भी इतना नहीं है।
देखिए वो भी प्रॉपर वो जो बैटिंग जिसको आप एक ट्रू सेंस जिसे बैट्समैन कहते हैं, वो उनका रोल ऐसा नहीं है, वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है जो आते हैं और थोड़े वक्त में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को एक पूरा प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स बड़े होंगे, पेस एंड बाउंस होगा। तो मैं तो बड़े अरसे से बोल रहा हूँ कि शान मसूद को सेट करें, उसको चौथे नंबर पे लाएं। आपको एक मजीद एक जो है ना पूरा बैट्समैन चाहिए बीच में, जो बाबर और रिजवान का सपोर्टिंग एक्ट बने। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक की रिप्लेसमेंट में आपको इस वक्त किसको देख रहा है? देखिए मैंने तो अभी नाम लिया है कि शान मसूद एक ऐसे प्लेयर हैं जो आउटस्टैंडिंग फील्डर भी हैं और बहुत फिट है, भाग के भी रन करना जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें टीम में आना चाहिए। बाकी यह है कि जो रोल मोहम्मद हफीज का था एज अ बैटर, एज अ बॉलर, या शोएब भाई का था, नवाज ने आज बड़ी अच्छी पारी दी है, बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं। तो हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी नहीं है, हमें प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। बट सलमान, एक चीज ये भी है ना, आप ये देखें कि जब हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे उस वक्त सारी चीजें टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन हमारा, अब आप मोहम्मद रिजवान को ले लें, बाबर आजम को ले लें, वो इतना प्रेशर नीचे आने देते नहीं थे। और हमारे पास नीचे शोएब मलिक भी मौजूद थे उस वक्त। अब हमारे पास शोएब मलिक नहीं है, हमारे पास एक स्ट्रेंथ थी। अब जब बाबर आजम पिछले 3 मैचेस में नहीं चल रहे हैं, इसका का सारा इंपैक्ट प्रेशर मिडल ऑर्डर पर आ रहा है और मिडल ऑर्डर उसको फेस नहीं कर पा रहा है। अभी भी अगर हम मोहम्मद नवाज की बात करें तो ये मिडल ऑर्डर में आते नहीं है, लोअर मिडल ऑर्डर है ये। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए आपकी इसी बात से रिलेटेड मैंने कहा कि एक प्रॉपर बैट्समैन नंबर 4 पे आपको चाहिए। और इस टाइम में अगर पाकिस्तान में कोई लड़के फॉर्म में है उस नंबर पे, तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो रन कर रहे हैं वो शान मसूद कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की डोमेस्टिक में अगर कोई और लड़का रन कर रहा है तो वो कामरान गुलाम कर रहा है। सही है। तो हमें अपने इन ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हम 4 से 5 हिटर्स के साथ बड़ी ग्राउंड में बड़ी टीमों के खिलाफ हमें हर दफा ऐसा नहीं होगा कि रिजवान बैट थ्रू कर जाए या बाबर बैट थ्रू कर जाए। तो हमें एक क्वेश्चन हमको देना है और वो प्रॉपर बैट्समैन ही दे सकते। ठीक है, 2-3 प्लेयर्स हैं जिनकी मौजूदगी के बारे में बात करूंगा। आपको लगता है कि इनकी मौजूदगी सही है? इफ्तिखार अहमद T20 में है, आज जो आया आखिरी विनिंग शॉट तो उन्होंने खेला, उन बॉलिंग भी अच्छी करते हैं लेकिन उनसे बॉलिंग करवा नहीं रहे, उनको एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाया जा रहा है इस वक्त। लेकिन आपको लगता है कि वो T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर इस वक्त टीम में मौजूद है? उम्र काफी ज्यादा है, फोकस शायद आगे की तरफ नहीं किया जा रहा है। देखिए ये तो टीम का जो थिंक टैंक है उनकी डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या प्लान बनाए हुए हैं। क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे होते हैं तो आपका विजन सिर्फ अगला मैच या अगला टूर्नामेंट नहीं होता, आपका विजन होता है नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स, वर्ल्ड कप बेसिकली अगला। इस तरह की, हाँ जी, और इस तरह की जो चीज है अभी अगर हम उसमें देखें तो इफ्तिखार को काफी देर से खिलाया जा रहा है, तो इस बिन पार्ट ऑफ द टीम काफी अच्छे से, लेकिन कोई मेजर कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से नहीं आई क्योंकि उन पे इतना लोड आने ही नहीं दिया जाता। जाहिर है ऊपर से रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाबर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब ज्यादा कह लीजिए कि ज्यादा ओवर बैटिंग करनी पड़ी तो फिर उन्हें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ठीक है, हारून साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो कोचिंग स्किल्स हैं, अभी इस टूर्नामेंट से पहले ही हमारी थोड़ा कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ था, आर यू सेटिस्फाइड? आप मुतमईन हैं उससे? देखिए जहाँ तक आप कोचिंग और वो भी आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा चीजें सिर्फ ये होता है कि आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करते हैं। आपका कोचिंग स्टाफ जो होता है ना वो कोई आपको सिखा थोड़ी रहा होता है चीजें, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्लान बनाना होता है ना कि किस प्लान से आज, अब जैसे आज हमने भारत का देखा मैच, भारत ने जी प्लान जो है वो जनाब आप मिलके जब आपकी मीटिंग होती है टीम मीटिंग में, वो प्लान पूरा डिस्कस हो जाता है और कैप्टन का उसमें बहुत बड़ा इनपुट होता है। अभी आप सलमान से बात कर रहे थे, सलमान प्रॉब्ली मैंने तो उसको आवाज पता नहीं आ रही होगी, नहीं मुझे उसकी आवाज नहीं आई। सलमान खुद कैप्टन रह चुके हैं, उनको पता है कि जो कैप्टन है ना वो सारी स्ट्रेटजी कोचिज के साथ मिलकर बनाता है। उसके बाद अंदर तो डिसीजन सारे कैप्टन ने लेने होते हैं, किस बॉलर को चेंज करना है, अगर किसी को मार पड़ गई तो किस बॉलर को लेकर आना है, बैटिंग ऑर्डर में भी खास तौर पर तीनों, अगर आज जैसे नवाज को भेजने का फैसला हुआ, ये बाबर आजम ने फैसला किया होगा। सो ये वो चीजें होती है जो एक्चुअली लोग इस चीज को समझ नहीं रहे होते कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि प्लेयर्स सारे प्रोफेशनल होते हैं, इनको अपना अपना रोल पता होता है। आपको जो कोचिंग स्टाफ है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपकी जो ऑपोजिशन के जो ओपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। और आई थिंक यही वो रीजन था कि पाकिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले इंडिया को खिलाया, बिकॉज उनकी बैटिंग स्ट्रांग और घबराया नहीं सर। लेकिन एक अच्छी जीत है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हारून साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम की किल्लत है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुल पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करेंगे और
सैलाब मुतासरीन जो इस वक्त मुश्किलात में हैं उस पर भी बात की जाएगी। वबाई अमराज फूट रहे हैं, दीगर इलाके वहाँ पर भी वबाई अमराज फूट रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अपने उरूज पर है। हुकूमत और वर्सेस इमरान खान साहब। इमरान खान साहब हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, बड़े जलसे कर रहे हैं। अवाम का एक जम्मे गफ़ीर होता है और हर जलसे में खान साहब एक बात ज़रूर कहते हैं कि जनाब अगर मैं फाइनल कॉल दूंगा तो क्या उस पर लब्बैक कहोगे। आज भी खान साहब ने खिताब किया, आज भी खान साहब ने तकरीबन वही तमाम बातें कही और आखिर में ये बात ज़रूर कही कि मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकता हूँ, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब हुकूमत महंगाई पर महंगाई कर रही है। महंगाई मुकाने के लिए हुकूमत आई थी, लेकिन उसके बावजूद महंगाई है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। उसको कंट्रोल करना फिलहाल तमाम जमातों पर मुश्तमिल इस हुकूमत में फिलहाल बेबस इसके सामने नजर आती है। डॉलर है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो रहा है, लेकिन हुकूमत को सिर्फ महंगाई के चैलेंजेस का सामना नहीं, जो सैलाब आया है, सैलाब मुतासरीन है, उनकी बहाली, सैलाब से निमटना, ये एक ऐसी आफत है शायद हुकूमत तमाम चीज़ों से निमट ना सके। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जनाब रियाज फतियाना तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलूच साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर गौहर साहब अगर आप इजाज़त दें, रियाज फतियाना साहब से मैं शुरू करूँगा। रियाज साहब ये बताइएगा, आज भी खान साहब ने खिताब किया, ज़बरदस्त उनका खिताब था, आवाम का जम्मे गफ़ीर था। और जनाब जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है आवाम को, जो 300 यूनिट पर नहीं लिया जाएगा, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होते हैं, आप लोग मुतमईन हैं इससे? देखें जो साबका पोजीशन मौजूदा वफाकी हुकूमत है जो बुरी तरह फ्लॉप हुई है कीमतों को कंट्रोल करने में और आवाम को किसी भी सतह पर रिलीफ नहीं दे सकी। जैसे जैसे इमरान खान जलसे कर रहे हैं उनके होश उड़े हुए हैं और सख्त परेशान हैं। कभी ये कहते थे इंतखाबात चाहिए, आज हम कहते हैं इंतखाबात चाहिए, भागे हैं सारे। ये 13 जमातों का जुगतु फ्रंट है, ग्रोह है, लेकिन एक पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। कई दफ़ा ये हुकूमतों में रहे हैं और इनको खुद एतमादी खो चुके हैं अपनी। तो मेरा ख्याल इसकी बड़ी वजह यही है कि मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी आपको आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है आपकी, कंटिन्यू करें आप। हेलो जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू करें आप रियाज साहब जी। तो गुजारिश ये है कि सारा मुल्क अब देख चुका है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत इमरान खान है, सबसे बड़ी जमात जिसको आज भी कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल है, सबसे बड़ी जमात कौमी असम्बली में आज भी। और फिर 4 जगहों पे हमारी हुकूमतें हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो सेनेट में भी हमारे लोग काउंट कर लें और फिर छोटे सूबों में भी हैं जैसे सिंध और बलूचिस्तान में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अपने दादो शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा नशिस्तें हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा वोट बैंक हमारे पास है। साबका दादो शुमार में भी सबसे ज़्यादा वोट बैंक हमने हासिल किया 2018 25 जुलाई को। और अब तो आपने देखा 17 जुलाई को इंतखाबात हुए थे 20 नशिस्तों पर पंजाब में, जिनकी सीट्स जिनको डी नोटिफाई किया गया था। तो उन 20 हलकों में से 15 हलकों पे क्लियर हमने कामयाबी हासिल की। एक पे आज़ाद आया लोधरा से और जो रावलपिंडी वाला हलका है वो हमारा जीता हुआ था, जिसपे धांधली करके 43 वोटों से हमें शिकस्त दी गई और हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामनी किया गया कि इसको रिकाउंट किया जाए रिजेक्टेड वोटों को और पूरी दोबारा गिनती की जाए। ऐसा होता रहता है। रात के 3 बजे उन्होंने ऑर्डर इशू किया जब सुबह वज़ीर आला का चुनाव था। ठीक है। तो ये सारी बातें हकायक इस बात का इजहार कर रही हैं, निशानदेही कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत बनाने जा रही है। सही है। सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, 2/3 मेजॉरिटी से भी नहीं, 3/4 अक्सरियत से अगर हम हुकूमत बनाएंगे, जिसका एक आधार किसी जमात की मकबूलियत का पैमाना, तखमीना, यार्ड स्टिक, चलें 2/3 सुना था आप तो बात है। इससे भी आगे बढ़ गए सर, अगर आप इजाजत दें सर। कभी गढ़ था
अगर आप, मैं अली गौहर बलोच साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, सर गौहर साहब ये बताइएगा, ये अगली हुकूमत कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वो बनाने जा रहे हैं और इसी वजह से आप इलेक्शंस करवाने के मूड में नहीं है। सर 2-3 सवालात हैं मेरे। पहला सवाल मैं करूंगा, महंगाई को कंट्रोल करने आए थे, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजूहात है जिसकी वजह से रोजाना किसी ना किसी चीज की कीमतें आसमान को पहुंच जाती हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से और आपके चैनल की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है वो क्रिकेट मैच में कामयाब हुई है। भारत को शिकस्त दी है सर, जबरदस्त किस्म की जीत मिली है और इंडिया को जबरदस्त किस्म की शिकस्त दी। खैर मुबारक। और ये और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ नून लीग जो है वो आइंदा इलेक्शन में भी इसी तरह की शिकस्त इमरान अहमद नियाज़ी साहब और उसके हवारियों को इंशाअल्लाह देगी और सरप्राइज देगी। अच्छा, ये जिसका कि ख्वाब जो है वो मेरे भाई फतियाना साहब भी देख रहे हैं और भी इनके बहुत सारे लोग देख रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि इनकी पॉपुलैरिटी, ये अगर इनको तो अपनी पॉपुलैरिटी का घमंड बड़े अरसा दराज से है। इनको उस वक्त भी घमंड था अपनी पॉपुलैरिटी का जब इनको आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चुराना पड़े और बैसाखियों के सारे अपनी हुकूमतें बनाना पड़ी। उस वक्त भी ये कहते थे तो माजी हो गई ना, अभी तो सारे बाय इलेक्शन जीत रहे हैं, जलसे इनके कामयाब जा रहे हैं। सर बात ये है कि बाई इलेक्शन जो जीते हैं वो बाई इलेक्शन उनमें से ये सारी सीट्स इनकी हुकूमत के तादी थे या इनकी जीती? अरे सर आपने कॉन्टेस्ट तो लड़ा ना, ऐसा तो नहीं। मेरी गुजारिश सुन लेना सर। अब आपने जिस तरह से फतियाना साहब चले मैं जो इख्तलाफात आप भी हजम ओके सर ओके देखिए बात ये है कि ये मतलब है कि ये कहते हैं कि वो जनाब हमने 15 सीटें जीत ली। भाई आपकी इत्तेहादी जमातों की और आपकी इत्तेहादी जमातों की सीटों में से 5 सीटें हमने जीती हैं। सही है। और दूसरी गुजारिश ये है कि उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि हमने पीटीआई के लोगों को टिकट्स दिए थे और हम उस बात पर कमिटेड थे, और जिसकी वजह से कि जो इनकी 4 साला हुकूमत की नाकामी थी उसका सारा नजला उन कैंडिडेट्स के ऊपर गिर गया, चूंकि जाहिर है कि उनके ऊपर स्टैम्प थी पीटीआई की पहले, तो लिहाजा अगर वो नून लीग के कैंडिडेट्स होते तो उसके बरक्स निताए जाते। दूसरी बात यह है कि जो मादी के करीब में ये इनका जो हमने इस गैर आइनी हुकूमत को एक आइनी तरीके के साथ हटाया था, तो उस वक्त आपको याद है कि ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जब ये हुकूमत में थे मरकज में, तो उस वक्त 14 में से 13 सीटें ये हारे थे। सही है। कराची की अवाम ने इनको किक आउट किया था, 6ठे नंबर पर इनका कैंडिडेट आया था कादर मंसूर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीता और हम रनर अप थे। दूसरी बात यह है कि बाकी हल्कों में आपको पता है नून लीग ने कामयाबी हासिल की और इनको किक आउट किया, इनकी सिक्योरिटी जब्त हुई है। तो बहरहाल सियासत में जहाँ तक ये कहते हैं कि जनाब महंगाई बहुत हो गई है, तो बड़ी सिंपल बात है, जो IMF की रिपोर्ट आई है उसका पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ लें तो उस रिपोर्ट से साफ पता चल जाता है कि ये जो महंगाई है ये इमरान खान साहब की वो 4 साला नाकिस कारकर्दगी जिसमें कि करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, मुल्की मईशत का हम तो पिछले 4 साल सर कौन सा स्कैंडल है? मैं आपसे एक प्रिसाइजली पूछ लूं, आप स्कैंडल है तो सर उस चीज को आपको अदालत में लेकर जाना चाहिए ना। आपके पास दहशतगर्दी का मुकदमा है, आपके पास सर तोशा खाना वाला मामला है, आपके पास तौहीन अदालत है, आपके पास इलेक्शन कमीशन का तौहीन, इसके अलावा कौन सा मुकदमा है सर? हमारे पास तोशा खाना भी एक करप्शन का केस है, दूसरी बात है फॉरेन फंडिंग भी एक करप्शन का केस है जिसके ऊपर के वर्किंग हो रही है, और हमारी जो मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो उसकी इंक्वायरी कर रही हैं, और उसमें अगर हम अदालतों में जाएंगे तो सबूत साथ लेकर जाएंगे। बाकी इन्होंने कोरोना का फंड भी अरबों रुपए का इन्होंने हड़प किया, चीनी और आटे की चोरी भी अरबों रुपए की, इमरान अहमद नियाज़ी और बुरदार के साइनों के साथ वो डाका डाला, फिर अद्वियात का स्कैंडल बड़ा मशहूर है इनका, फिर रिंग रोड का स्कैंडल इनका बड़ा। उसके बावजूद सर उसके बावजूद फिर क्यों ये खान साहब के हर जलसे में आवाम होती है, हर बाई इलेक्शन वो जीत रहे हैं, ऐसा कैसी क्या वजह है? बात ये नहीं है हर बाई इलेक्शन तो वही हुए हैं जो पंजाब में, बाकी अभी नहीं कराची में हुआ सर, अभी इनको आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट पर तो वो भी इनकी सीट थी। देखिए जो अभी इलेक्शन हुए हैं, जो अभी होने के जा रहे हैं, उसमें खान साहब को इनकी पॉपुलैरिटी का इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा और उसके बाद आने वाले जनरल इलेक्शन में भी हो जाएगा। जहां तक ये कह रहे हैं कि जनाब हम इनको कह रहे हैं इंतखाबात कराएं, तो ये इंतखाबात वाली बात तो हम भी नहीं करते थे, लेकिन खान साहब कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब तो ये एक गैर जमहूरी हुकूमत को हमने एक जमहूरी तरीके से हटाया है। अभी भी
3-4 सूबे गिनवा रहे थे फितराना साहब जहाँ पर इनकी हुकूमतें, तो ये अपोजिशन का हिस्सा कहाँ है? ये तो ऑलरेडी लाडले हैं निजाम के। इमरान अहमद न्याजी साहब अपने आप का जो कद है वो मुल्क के आइन और कानून से भी बड़ा समझते हैं और आज भी निजाम के लाडले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इमरान अहमद न्याजी साहब की भूल है, क्योंकि पूरी कौम ये भी जानती है कि ये जो महंगाई का सारा तोहफा है वो इनकी तबाह की हुई मईशत की वजह से है, जिसको कि इंशाल्लाह ताला अभी तो IMF। सर मेरे पास पेपर्स वैसे रखे थे, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब खान साहब की हुकूमत थी ग्रोथ रेट उस वक्त सर 6 को टच कर रहा था। इस वक्त सर ग्रोथ रेट इस वक्त नहीं, वो फिगर ठीक नहीं थे, 6 नहीं था इनका, एक्चुअली 4 के करीब था। 6 का फिगर उस वक्त था जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और असल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हमारे साथ की गई, हमारा मैंडेट चुराया गया। आपने देखा कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो हमने जब इनको गवर्नमेंट दी थी तो उस वक्त चीनी तो 40 रुपए किलो मिलती थी, बिजली का यूनिट जिम्मेदार को 5.5 रुपए में मिलता था, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया था, हम सर पॉइंट ये भी है ना, आपको पता था कि IMF की शराइत इतनी सख्त हैं और IMF की शराइत के तहत ही आपको महंगाई करनी है, तो आपको तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी थी। अब आपके लिए मुश्किलात बढ़ गई। उस वक्त तो आप लोग बाय इलेक्शन जीत रहे थे जब खान साहब वजीर आजम थे। नहीं, बात आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, लेकिन बात यह है कि जितनी स्पीड के साथ इमरान अहमद न्याजी साहब करप्शन के जरिए मुल्क की तबाही कर रहे थे और कानून और आइन की धज्जियां उड़ा रहे थे, हमने तो इन्हें किसी साजिश के जरिए नहीं हटाया। ये साजिश का राग लापते थे, उधर बैठकर अमेरिकन एम्बेसडर से आपको पता है गाड़ियां भी ले रहे थे और उनके लिए रेड कारपेट भी बिछा रहे थे। तो इनका हर ढोंग जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने हमेशा एक्सपोज हुआ है, और इधर भी आकर ये आपको चले। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। 9 इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात जो आप लोगों ने अनाउंस किए, उस पर जाहिर सी बात है खान साहब अकेले 9 हलकों में तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार हैं। आपको लगता है 9 में से आप लोग कितनी सीटें जीत जाएंगे? देखिए, हम तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पूरी 9 में से 9 ही जीतेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर खान साहब इतने पॉपुलर हैं तो ये अपने वर्कर्स और अपने जो इनके असल कैंडिडेट थे उनको टिकट क्यों दी? इसका मतलब है कि इनके सर पर कोई खौफ सवार है ना कि ये नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए हर सीट के ऊपर अपनी दरखास्त दी है। अगर ये अपने उम्मीदवारों को देते, इसका मतलब है अपने कैंडिडेट पर इनको भरोसा नहीं है, और हमने इनके मुकाबले में अपने कैंडिडेट्स दिए, और अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ये हमारे कैंडिडेट से इमरान अहमद न्याजी साहब। अच्छा सर, अब चले आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के मैं एक और सवाल कर लेता हूँ। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ये इतला मिली थी 25 सितंबर को वापस आ जाएंगे वो? देखें, नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उसमें 2 वजूहत है। एक तो जाहिर है उनका इलाज का सिलसिला है, और दूसरा ये है कि वो वापस क्यों नहीं आएंगे। वो पाकिस्तान के मैं पूछ रहा हूँ कब आ जाएंगे, मैं तो सवाल कर रहा हूँ उनकी पार्टी बिल्कुल वो इलेक्शन से पहले वापस होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इधर ही होंगे, और आइंदा आने वाली जो हमारी इलेक्शन कैंपेन है उसको मियां नवाज शरीफ साहब ही लीड करेंगे, और अल्लाह के फजल करम के साथ 4थी दफा वज़ारत उज़्मा संभाल के पाकिस्तान की जो मईशत है इसको दोबारा संभालेंगे। ठीक है सर, क्योंकि इमरान अहमद न्याजी साहब की तरह मईशत का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे, वो अपनी 2013 से लेकर 2018 वाली। चलें सर, मैं टाइम की किल्लत है, मैं जरा फतियाना साहब से मजीद एक अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल कर लूं। फतियाना साहब ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने बहुत बड़ा दावा कर दिया, अगली जो इलेक्शंस होंगे आप कह रहे हैं 2/3 नहीं बल्कि इससे आगे हम, और बज़ाहिर जो इस वक्त आवाम का सपोर्ट आपको है वो तमाम चीज़ें नजर आ रही, लेकिन क्या आपके जहन में है नाअहली की तलवार भी खान साहब के ऊपर लटक रही है, जिसका इजहार वो बरमला खुद करते हैं कि मुझे किसी तरीके से नाअहल कर दिया जाएगा? देखें, गुजारिश ये है कि इस ऐसे हथकंडे वही करते हैं जो ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हों। तो ये मैदान, ये घोड़ा, ये मैदान है, तो आप मैदान में आए ना, हमारा मुकाबला करें। ये जो इस किस्म के हरकतें करते हैं और एक मकबूल लीडर को आप नायल करवाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान बरह रास्त तो फॉरेन फंडिंग केस में भी मुलव्वस नहीं है, वो तो जमात का सरबराह ज़रूर है, लेकिन उसमें तो पूरी पार्टी है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, फिनांस कमेटी है। और दूसरा ये है कि कोई पैसा, ये तो सारे मानते हैं कि पैसा अकाउंट में गया है PTI के, किसी की जेब में तो नहीं गया। तीसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत मुनासिब और आइन और कानून के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके फैसला किया। सही है। और वो नाअहली जो चाह रहे थे तो इन अदालत के चक्कर में वो ख़त्म हो गई। सही है। तो मेरा ख्याल है कि अदालतें बहुत समझदार हैं और आइन और कानून को समझती हैं। ठीक है। तो एक छोटी सी एक स्टेटमेंट की बुनियाद पे एक किसी को करार नहीं दिया जा सकता। मैं भी आपको बताऊं सर थैंक यू सो मच, मुझे टाइम की किल्लत है सर।
मुझे ब्रेक लेना है। साहब हमारे साथ मौजूद है, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, दोनों का आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वबाई अमराज फूट रहे हैं सैलाब मुतासरीन में भी और साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में डेंगी, दीगर बीमारियां, मलेरिया हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब सर उठा रही हैं। कौन से इस वक्त टेस्ट ज्यादा कराए जा रहे हैं, फरहान ईसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो मनाजिर इस वक्त सैलाब मुतासरीन के देखने को मिल रहे हैं जनाब, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किए जा सकते। शहर के शहर, सूबा तो खैर कई सूबे ऐसे हैं जो कि इस वक्त मुतासर हो चुके हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त भी पानी खड़ा हुआ है। हुकूमत जाहिर सी बात है इस सारे मामले को टैकल करने की कोशिश कर रही है, किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि सैलाब मुतासरीन को ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन इस वक्त शायद वक्त है इंटरनेशनल डोनर्स का वापस आने का। डोनर्स आएँ, वो सारी सूरत हाल को देखें, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में अगर कहा जाए तो मुतासरीन है बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने मनाजिर अपनी आंखों से जो देखे हैं मैं आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो उसकी अक्कासी, उस दर्द की, उस इंटेंसिटी की अक्कासी नहीं हो सकती। लोग अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर यहाँ तक के पानी में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रेले से गुजरें और खुश्क ज़मीन पर आके बैठें, और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो जनाब सूरत हाल, ये मनाजिर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये तो बहुत कम पानी है। जहाँ के मनाजिर मैंने देखे हैं जनाब वो इंतहाई ख़तरनाक है, और उनमें फिर अब वबाई अमराज भी फूटना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर फरहान ईसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, माहिर की बात करेंगे। फरहान ईसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये मैं दो तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि एक तो पाकिस्तान में दीगर वबाई अमराज फूट रहे हैं और साथ साथ सैलाब मुतासिर में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, ये कराची में खास तौर पर डेंगी, मलेरिया, इस तरह के पेशेंट्स काफी ज्यादा अब निकल कर सामने आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिन की अगर बात की जाए तो आपके पास टेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं और हम सारे काफ़ी हॉस्पिटल्स के क्योंकि टेस्ट करते हैं तो लैब में भी आ रहे हैं और डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में भी आ रहे हैं, और इस वक्त काफ़ी हॉस्पिटल्स जो हैं वो फुल हो रहे हैं। और यूजुअली लोग कंप्लेन करते हुए आ रहे हैं कि बुखार है जो कम नहीं हो रहा और बॉडी में काफ़ी दर्द हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं। इस 3-4 अलामात से अभी आ रहे हैं, और अभी मैं किसी एक हॉस्पिटल से ही वापस आ रहा हूँ जिसकी भी पूरी एमरजेंसी इस वक्त भरी हुई है। और जाहिर है कि ये पानी भी कम नहीं है और मच्छर भी बढ़ रहे हैं और डेंगू बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा, जो मैं मखसूस अभी फ़िलहाल कराची की बात करूँगा, ख़तरा जो है वो डेंगू के मामलात में है, मलेरिया के मामलात में है। कोरोना तो खैर अभी फ़िलहाल इतना नहीं है, लेकिन डेंगू और मलेरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, या ये एक वायरल है जो कि 2-4 दिन लेता है, इतना सीरियस नहीं है? वायरल बढ़ रहा है। देखिए जब स्ट्रेस होता है ना, इस वक्त हर एक स्ट्रेस में है। आपको पता है जितने ज़्यादा कराची की अगर आप बात करें तो कराची को हम अलग नहीं ले सकते, क्योंकि इस वक्त जितने फ्लड्स के इलाके हैं वहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो मूव करके कराची भी आए हुए हैं। और ओवरऑल टीवी में और हर जगह पे स्ट्रेस, सब लोग स्ट्रेस में हैं इस वक्त जो फ्लड्स आए हुए हैं। तो ये तो आप समझेंगे यूरोप के आयरलैंड जैसे 6 ममालिक जो है ना वो की डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो रही है। तो जब भी स्ट्रेस होता है और ऐसी सिचुएशन होती है और बारिश के बाद ये वायरल कंडीशंस बिल्कुल ज़्यादा फैलती हैं, और ये जो लोग अब इधर आना कराची में ये भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो वायरल भी डेफिनेटली फैला हुआ है। लेकिन डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये ज़ाहिर फैलेगा भी क्योंकि पानी रुका हुआ है, और उसमें ये तो बेस्ट जगह है जहाँ पे मच्छर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिल्द की बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिल्द की बीमारियां, और उसका भी एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। और क्योंकि ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो कि इलाके वाइज थे, लेकिन क्योंकि अभी माइग्रेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं या गांव से लोग अपने कराची के रिश्तेदारों के पास जो उनके बड़े थे उनके पास आ रहे हैं, तो ये बड़ी मिक्स सी पिक्चर आ रही है। तो हमें सबको बेसिकली अटेंशन देनी। फ्लड मुतासरीन की अगर बात की जाए, वहाँ की जो सूरत हाल है वहाँ पर भी अब तो खैर अजनास की किल्लत का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये सैलाब होता है या ये जो कीचड़ फिर उसके बाद जमा हो जाता है, वहाँ पर गंदगी से काफ़ी ज़्यादा वबाई अमराज, जल्दी अमराज फूटना शुरू हो जाते हैं। सुनने में आ रहा है सर कि जल्दी अमराज काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन में फैल रहे हैं, इस हवाले से क्या आगाही है सर? जी बिल्कुल फैल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि अभी हम जो है परसों काफ़ी बड़ी डेलीगेशन, अभी हमारी काफ़ी जगहों पे टीम्स भी गई हुई हैं जो टेस्ट भी कर रही हैं और दवाइयों के साथ भी जा रही हैं। हम साहिल वेलफेयर एसोसिएशन जो नेवी की है उसके साथ भी काम चल रहा है। तो बेसिकली
जिल्द की बहुत ज्यादा मसले हैं और स्नेक बाइट के केसेस भी हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि बारिश में जो है वो स्नेक्स बाहर आ गए हैं और वो भी एक चैलेंज है। टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, डेंगू और स्किन के प्रॉब्लम्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैं। जिसको कह सकते हैं कि फूड बॉर्न डिजीजेज और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो हैं वो काफ़ी फैली हुई हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था। तो इसके लिए जो है वो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये इतना बड़ा ये एप्टीट्यूड है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। इस वक्त हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि इसको एड्रेस किया जा सके और मैग्नीट्यूड इसका बहुत। ठीक है। अच्छा फरहान साहब, ये आखिरी सवाल, गवर्नमेंट की जानिब से इसकी बचाव के लिए कोई काम किया जा रहा है या प्राइवेटली लोग कर रहे हैं सारी चीजें? नहीं, गवर्नमेंट भी कर रही है, आर्म फोर्सेस भी कर रहे हैं, नेवी भी कर रही है, बहुत सारी NGOs हैं वो भी लगी हुई हैं और प्राइवेट लोग भी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है और पाकिस्तान जब भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो पैट्रियोटिक स्पिरिट और लोगों की मदद उजागर होती है। हमें इसके साथ साथ प्लान ये भी करना चाहिए कि ये पानी जो ज़ाया हो जाता है, अभी तो डैमेज के बारे में बात हो रही है, फिर हेल्थ के बारे में बात हो रही है, हम लोग जो है वो ये भी समझते हैं कि स्कूल्स बच्चों के बंद हो गए हैं तो ये अच्छा मौका है, जो ड्राई लैंड पे आ गए हैं तो उनकी एजुकेशन के बारे में स्कूल्स भी स्टार्ट करे जा रहे हैं, वैक्सीनेशंस की नॉलेज भी दी जा रही है क्योंकि प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा होना बड़ा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट एक अच्छा कोविड वैक्सीनेशन और दूसरी वैक्सीनेशन जो है वो उसको काफ़ी कॉमनली ये लगाई जा रही है। पोलियो की वैक्सीनेशन भी हम समझते हैं कि फ्लड्स में अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए और लोगों को तो अभी आगाही प्रोग्राम्स भी बहुत सारे शुरू हो गए हैं कि जहाँ पे ड्राई लैंड पे लोग आ गए हैं, अभी उनके काम नहीं है, खाना मिल रहा है तो उनको ये आगाही भी। चले सर, थैंक यू सो मच, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। जल्दी अमराज और सवाई अमराज अब फूटना शुरू हो गए हैं। कराची में हर दूसरा तीसरा शख्स अब काफ़ी ज़्यादा परेशान और बीमार नज़र आ रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मच्छरों की अफजाइश हो रही है और साथ साथ जहाँ मुतासरीन है वहाँ पर अजनास की किल्लत के साथ साथ अब इस तरह के मसाइल भी सर उठाने लगे हैं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।